दोस्तों इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। पार्टिकुलरली वर्तमान में दोनों देशों के रिलेशनशिप किस प्रकार से चल रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करी जाती है भारत और चीन के रिलेशनशिप का पास्ट कैसे रहा है। पास्ट नहीं, हमारा आज का टाइम निर्धारित किया है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए 1 अप्रैल 2024 को इंडिया और चाइना के बीच में जो राजनयिक संबंध होते हैं, ठीक है, इसकी 75वें नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्थापित हुए 75 साल हो चुके हैं भारत और चाइना के। अब 75 साल मतलब 7 दशक। 7 दशक मतलब एक दशक में 10 साल होते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार रिलेशन बिगड़े हैं, कई बार रिलेशन अच्छे भी हुए हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भारत चीन के रिलेशन लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे यांगत्सी और गंगा नदियाँ बिना रुके आगे बढ़ते जा रही हैं। वर्तमान समय में जब दोनों देश अपनी राष्ट्रीय विकास के लिए इम्पोर्टेंट जगह पर खड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना बने। कॉम्पिटिटर बनने से क्या होता है, द्वेष की भावना पैदा हो जाती, घृणा पैदा हो जाती है एक दूसरे से। इसकी बजाय हमें क्या करना है, हमें साझेदार होकर के आगे चलना है, मतलब एक दूसरे का सहयोग देते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसके लिए एक हेल्दी एंड परमानेंट बायलैटरल रिलेशन न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र और विश्व शांति में भी योगदान देने वाला है। भारत चीन रिलेशन की 4 प्रमुख सीख यहाँ पर हमको दिखाई देती है। इतिहास की जब हम समीक्षा करते हैं तो भारत चाइना संबंधों में 4 महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं जो इन रिश्तों की मजबूती के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। जैसे नेतृत्व का मार्गदर्शन और उसी समय स्थिरता की नींव कैसे करके रखी गई। भारत और चीन के जो टॉप लीडर रहे थे, उन्होंने हमेशा से ही बायलैटरल रिलेशन को एक महत्वपूर्ण दिशा देने का काम किया था। जैसे 1950 में माओ जेडोंग और जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के बीच फॉर्मल स्ट्रेटजिक रिलेशन स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, ठीक है। यहीं से हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, इनकी शुरुआत हुई है कब से, 1950 के दशक से। भारत पहला नॉन सोशलिस्ट देश था जिसने चीन के साथ ऑफिशियल रिलेशन स्थापित करे थे सन 1950 में जवाहरलाल नेहरू और माओ जेडोंग। फिर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा ने बायलैटरल रिलेशन को एक नया आयाम दिया था। इस यात्रा में दोनों देशों ने अपने पास्ट को छोड़ करके फ्यूचर की ओर देखने का निर्णय लिया था, जिससे रिलेशन में और भी ज़्यादा सुधार होता है। 2013 से लेकर के 2024 तक का टाइम पीरियड, मतलब मोदी के टाइम पीरियड की बात करी जा रही है। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में होम टाउन डिप्लोमेसी, इसके अलावा 2 अनऑफिशियल लेवल की शिखर बैठक हुई थी, जिससे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला था। इसके बाद 2023 कजान मतलब रसिया में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इससे एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। सेकंड नंबर का पॉइंट आ जाता है कि किस प्रकार से हम दोस्ती करके सहयोग कर रहे हैं। संबंधों की ये हमारी आधारशिला है। इंडिया और चाइना की हिस्टोरिकल एंड जो कल्चरल रूट्स हैं, आपस से डीपली जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से ज्ञान, संस्कृति और ट्रेड का आदान प्रदान किया था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमने पढ़े हैं कि बहुत सारे चाइनीज जो विदेशी यात्री हैं भारत आए थे, ह्वेनसांग और फाहियान। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखेंगे तो भारत और चीन ने एक दूसरे का समर्थन भी किया था। इसके साथ ही साथ बहुत
बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस भारत चीन मित्रता के प्रतीक बने थे। वहीं यदि हम बात कर लें ट्रेड रिलेशन, आर्थिक सहयोग की, तो देखिए 2000 में भारत चीन व्यापार मात्र $3 बिलियन हुआ करता था। 2024 में बढ़कर के 138.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। मतलब $3 बिलियन से 138 बिलियन डॉलर तक ट्रेड पहुंच चुका है। 50 से अधिक जो डायलॉग मैकेनिज्म बनाए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, जो भी दोनों देशों के बीच में मतभेद है उसको हम बातचीत के माध्यम से ख़त्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जब दो पड़ोसी देश साथ होते हैं तो कभी कभी मतभेद स्वाभाविक है। भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं और इनके पास संवाद के माध्यम से मतभेद सुलझाने का दिमाग भी है, कैपेसिटी भी है। इसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट की यदि हम बात करें तो देखिए बाउंड्री से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट हैं इनको सॉल्व करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर क्वेश्चन की स्थापना करी गई है। 2023 के अंत तक बहुत कई बार बातचीत हुई है, डीपली बातचीत हुई है और बातचीत के माध्यम से ही बॉर्डर सेक्टर में अभी शांति स्थापित हो पाई है। अब वैश्विक भविष्य के लिए दोनों का क्या व्यू होना चाहिए, फ्यूचर के लिए दोनों का व्यू कैसा रहना चाहिए दोनों देशों का। शी जिनपिंग ने बोला था, यदि भारत और चीन एक साथ खड़े होंगे तो पूरी दुनिया उनकी बात सुनेगी। हिस्टोरिकल रूप से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड लेवल पर जीडीपी का आधा है। मतलब दुनिया की जितनी भी जीडीपी है उसकी आधी जीडीपी भारत और चाइना मिलाकर के पूरा कर रहे हैं। एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत और चाइना ने 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का समर्थन किया, पंचशील का सिद्धांत जिसको बोला जाता है। आज के टाइम में ब्रिक्स, संघाई और G20 जैसे जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भारत और चाइना अपनी लीडरशिप को साबित कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश मल्टीलेटरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं और गरीब देशों के अधिकारों की रक्षा चाहते हैं। मल्टीलेटरिज्म का मतलब ये हो गया है कि अमेरिका और चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं अपना सिंगली दबदबा स्थापित करना चाहते हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, दूसरे देश को मजबूर करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि देखिए हमारे जो रिलेशन है वो हेल्दी एंड स्टेबल होने चाहिए। भारत और चाइना को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वे दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं बल्कि साझेदार हैं, साथ में मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। एंड बाउंड्री डिस्प्यूट को पूरी तरह से बाइलेटरल रिलेशन की परिभाषा नहीं बनने देना चाहिए। आपसी सम्मान, समझ और भरोसे पर आधारित रिलेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी दोनों देश डेवलपमेंट के कगार पर चल रहे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। भारत बोल रहा है कि हम विकसित बन जाएंगे 2047 तक, ठीक है, तो आप इस पर काम कर रहे हैं। चाइना कह रहा है हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, तो दोनों की जो स्ट्रेटजी है वो लगभग लगभग समान ही है। दोनों देशों को ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के ऊपर सहयोग करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर में हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग। भारत और चीन ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं और उन्हें विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। एससीओ की अध्यक्षता के दौरान चीन भारत के साथ मिलकर इस संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। भारत और चाइना को इक्वल एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि भारत और चीन का भविष्य कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन पर डिपेंड करना चाहिए। शी जिनपिंग ने बोला था ड्रैगन एलिफेंट टेंगो, मतलब दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ें, ये सबसे अच्छा विकल्प है। यदि इंडिया और चाइना एकजुट होकर के काम करेंगे तो ना वे केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता और समृद्धि लाने में योगदान देंगे। इसमें मुख्य जो कहना चाहिए संवाद किया गया है, हमें जो संदेश दिया जा रहा है वो क्या है कि हमारे जो रिलेशन है बाउंड्री डिस्प्यूट तक ही
लिमिटेड ना रहे। इसके अलावा इकोनॉमी एंड कल्चर को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मंच बनाए गए हैं, इंटरनेशनल जो संगठन बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करके दुनिया में अपना जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ को ऊपर लेकर के जाना है। वहीं यदि हम बात करें इंडिया चाइना रिलेशन की पार्टिकुलरली हिस्ट्री क्या रही है, तो देखिए, भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी पुरानी और महान सभ्यताएं मानी जाती हैं। इतिहास में दोनों देशों के बीच में व्यापार, संस्कृति, बौद्ध धर्म और ज्ञान का गहरा आदान प्रदान रहा है। हालांकि वर्तमान समय में उनके रिलेशन में हमको मित्रता, सहयोग और संघर्ष, स्ट्रगल भी दिखाई दिया है। मतलब रिश्तों में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिले हैं। प्राचीन काल में रिलेशन की यदि हम बात करें, जैसे कि कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन की बात करें, तो भारत और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो 2000 साल से भी पुराने हैं। सिल्क रूट के माध्यम से ट्रेड और कल्चर का आदान प्रदान होता था। भारतीय बौद्ध धर्म चीन में फैला, जिसका श्रेय दिया जाता है फाहियान और हुएनसांग जैसे चीनी यात्रियों को। एंड नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्र अध्ययन करने उस समय आते थे। बौद्ध धर्म किस प्रकार से चाइना में फैला? महायान बौद्धिज्म चीन में लोकप्रिय हुआ। भारतीय बौद्ध भिक्षु कुमारजीव, बोधि धर्म और धर्मरक्ष ने चीन में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। इसके अलावा चीन के यात्रियों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी वर्णन किया है। कॉलोनियल एरा की यदि हम बात करें, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और चीन के रिलेशन ना कमज़ोर हो गए थे। अफीम युद्ध हुआ था कब? 1839 से 42 और 1856 से 60। इस टाइम में ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण किया। 1911 की चीनी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच संपर्क फिर से बढ़े थे। फिर मॉडर्न रिलेशन की बात करी जाती है, जैसे कि 1949 से 1959। 1949 में क्या होता है, चीन में माओ जेदांग के लीडरशिप में चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद भारत ने चीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 1950 में भारत चीन को मान्यता देने वाला पहला नॉन सोशलिज्म कंट्री बना था। फिर 1954 में क्या होता, भारत और चीन ने 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर हस्ताक्षर करे थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत हैं एक दूसरे की सोवर्निटी एंड जो क्षेत्रीय अखंडता है, यूनिटी है, उसका सम्मान करना। ठीक है, आक्रामकता नहीं अपनाएंगे, एक दूसरे के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये 5 प्रमुख पॉइंट माने जाते हैं। फिर 1955 में दोनों देशों ने बाडुंग सम्मेलन में भाग लिया। 1959 दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए, जिससे चीन फिर से नाराज हुआ था। इसके बाद सिनो इंडियन वार होता है 1962 में, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर के। इसके बाद तिब्बत का मुद्दा था, पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि चीन ने भारत को हराया, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। भारत ने अपनी रक्षा नीतियों में फिर सुधार करना चालू कर दिया था। फिर आगे चल कर के 1962 से 1988 तक हम देखते हैं टेंशन एंड आइसोलेशन हमको देखने को मिला था। जैसे 1967 में नाथुला और चूलाला संघर्ष हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। फिर 75 में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में एक संघर्ष हुआ जिसमें भारतीय सैनिक मारे गए, इससे रिलेशन और खराब हो गया। 88 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के साथ रिलेशन को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी गई थी। फिर 1988 से 2020 तक के रिलेशन की बात करते हैं, तो 1993 में भारत और चाइना ने एलओसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीस कंटिन्यू रहे इसके लिए समझौता किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा करते हैं एंड चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा स्वीकार किया। 2005 में दोनों देशों ने स्ट्रेटजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की घोषणा करी थी। 2013 में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होती है।
2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जब भारतीय सेना ने चीन को भूटान के क्षेत्र में सड़क निर्माण से रोका था। 2019 में चीन ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध किया था।